सो इंडिया ने बेसिकली वो जिसे कहते हैं ना एक मैसेज दिया कि जनाब हमने तो 2070 तक वैसे ही हर चीज़ जो है वो क्लीन एनर्जी पे शिफ्ट हो जाना। देख रहे होंगे तो आपको अचानक से दिखाई पड़ेगा कि इन दोनों ही नेताओं के ठीक पीछे अचानक से एक बस सामने आ जाती है। मगर पहली बार इंडिया में हाइड्रोजन ट्रेन जो है वो बनने जा रही है। इंडियन रेलवे तहलके पे तहलका मचा रही है, पहले वंदे भारत और अब हाइड्रोजन ट्रेन। डी रिस्किंग ऑफ द सप्लाई चेन जो है ना उसमें आके इंडियंस का ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है सप्लाई चेन को कैसे सिक्योर करना है। वहाँ पे जो है ना वो ट्रेन एज अ लॉजिस्टिक भी यूज़ की जाती है और वहाँ पे ट्रेन जो है ना उसकी कहीं से ज़्यादा जो है ना वो रेवेन्यू जनरेट करके देती है वहाँ पे। इवन के वहाँ का जो पावरफुल मिनिस्टर होता है ना वो रेलवे का मिनिस्टर होता है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जिसको इंडिया ने और यूरोपियन यूनियन ने हाईलाइट किया है डी रिस्किंग ऑफ सप्लाई चेन। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे अनुरोध है प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें। आइए हम पूरी वीडियो देखते हैं। दोस्तों, यूरोपियन यूनियन कमीशन जो है उसके तमाम के तमाम जो जो लीडरशिप है 21 ईयू कमिश्नर जो थे, जो कैबिनेट मेंबर्स हैं ईयू प्रेसिडेंट की, वो तमाम जो है वो एक हाइड्रोजन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी पावर्ड बस में हैदराबाद हाउस गए। इंडियंस को बड़े अच्छे से पता था कि किस तरह इस चीज़ को दुनिया के सामने प्रोजेक्ट करना है कि वी आर फॉर द ग्रीन एनर्जी, वी आर फॉर द क्लीन एयर। टाटा मोटर्स और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड जो है इन्होंने ये बनाई। अब जारी बात है वो कहते हैं जी हमने तो बस पावर्ड बाय हाइड्रोजन फ्यूल टेक्नोलॉजी दिल्ली हैदराबाद हाउस पहुंची है और सारे लोग उसमें बैठे हुए थे, तो ये तो बड़ी कमाल की चीज़ है। सो इंडिया ने बेसिकली वो जिसे कहते हैं ना एक मैसेज दिया कि जनाब हमने तो 2070 तक वैसे ही हर चीज़ जो है वो क्लीन एनर्जी पे शिफ्ट हो जाना। समझ रहे हैं बात को कि हमने वैसे ही सीधे की सीधा क्लीन एनर्जी पे शिफ्ट हो जाना है। दिस इज अ मैसेज, ये मैसेज है उनका। अब नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो एक तो उनको ये पैगाम दे रहे हैं क्योंकि यूरोपियन यूनियन इज़ वेरी मच कॉन्शियस इस हवाले से। अब क्या क्या डिस्कस हुआ, बहुत लंबी चौड़ी बातें हैं। इट वाज ऑल बिजनेस, इकोनॉमी, ट्रेड, डेवलपमेंट, आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एआई, इन चीज़ के ऊपर फोकस है। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जिसको इंडिया ने और यूरोपियन यूनियन ने हाईलाइट किया है डी रिस्किंग ऑफ सप्लाई चेन। डी रिस्किंग ऑफ द सप्लाई चेन जो है ना उसमें आके इंडियंस का ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है सप्लाई चेन को कैसे सिक्योर करना है। क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स की ट्रेड आती है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की ट्रेड जाती है। इंडिया जिस मुकाम पे खड़ा हुआ है वो बड़ा अगर आप इंडिया का मैप देखें तो अगर फॉर एग्जांपल इफ आई एम ऑन द नॉर्थ ऑफ इंडिया, दिल्ली हूँ, पंजाब खड़ा हूँ मैं साउथ में देखता हूँ, दाएं बाएं क्या नजर आएगा आपको? इस साइड पे मुंबई है, इस साइड पे आपको जो नॉर्थ ईस्ट में आई थिंक जितनी भी ये बांग्लादेश जो ये चिकन जैसे नेक कहते हैं, ये सारी स्टेट्स जो हैं, 7 सिस्टर स्टेट्स, दिस एंड दैट, ये सारी के सारी जो हैं वो ये एक दुनिया में कनेक्ट करते हैं। ये मुंबई और गुजरात और ये सारी की सारी पट्टी जो है ये एक और दुनिया को कनेक्ट करती है। इंडिया कहता है कि हमने दोनों तरफ अपनी सप्लाई चेन को सिक्योर करना है। राइट साइड पे अगर इफ आई एम स्टैंडिंग ऑन द नॉर्थ ऑन द टॉप ऑफ इंडिया ऑन समझ लें पाक इंडिया बॉर्डर पे खड़ा हूँ, तो इंडिया को मसला क्या है? अरेबियन सी, स्टेट ऑफ हॉर्मस, गल्फ ऑफ ईडन, देन अफ्रीका, केप ऑफ गुड होप, ये 2-3-4 इलाके हैं जहाँ पे इंडियंस बड़े मुतासर हैं। देन रेड सी है, देन सारे का सारा ये जो जगह इलाका है। तो इंडियन जो हैं वो समझते हैं कि ये अपनी सप्लाई चेन को कैसे मेंटेन करना है। हम इंडिया के रेलवे निज़ाम की बात करें तो पहले उन्होंने पिछले दिनों वंदे भारत जो है वो लॉन्च की, बड़ी सक्सेसफुल रही वो, और अब जो है वो हाइड्रोजन ट्रेन जो है इंडिया बनाने जा रहा है। पहले जर्मनी में बनाई गई थी और अब इंडिया में बनाई जाने लगी है। तो क्या कहेंगे कितनी बड़ी अचीवमेंट है ये इंडिया की?
ऑब्वियसली ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इससे जो है ना वो एक तो ये है कि रेवेन्यू जनरेट होगा और दूसरा ये है कि ये वैसे भी जो है ना वो बहुत अब वहाँ पे जो है ना वो ट्रेन एज अ लॉजिस्टिक भी यूज़ की जाती है और वहाँ पे ट्रेन जो है ना उसकी कहीं ज़्यादा जो है ना वो रेवेन्यू जनरेट करके देती है वहाँ पे। इवन कि वहाँ का जो पावरफुल मिनिस्टर होता है ना वो रेलवे का मिनिस्टर होता है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। और पाकिस्तान में आप ट्रेन का हाल देख लें, आई डोंट थिंक सो कि जो है ना वो कहीं जो है ना वो नई ट्रेन भी जो है ना वो इन ट्रैक्स पे आई होंगी। इवन के ट्रैक्स जो है ना वो भी इस हद तक खस्ता हाल हो चुके हैं कि जिन पे ट्रेन जो है ना वो जा नहीं सकती। बहुत पुराने जमाने के ट्रैक्स हैं, नए मुझे लगता है कोई शाज़ो नादिर कोई एक आधा ट्रैक नया बना होगा शायद। इवन के मेरा बेसिकली होम टाउन जो है ना वो नौवाल है। पहले जो है ना वो नौवाल की तरफ भी ट्रेन जाती होती थी, लेकिन अब वहाँ पे हर जगह ट्रेन जो है ना वो जाना ही बंद हो गई हैं। इवन के इनके जो है ना वो वैसे बहुत ज़्यादा जो है ना वो कम हो गया हुआ है। और जहाँ पे इंडिया का देखें, हमारी जो ट्रेन सिस्टम है ना वो सुकड़ है और वहाँ पे ट्रेन सिस्टम जो है ना वो एक्सपेंड कर रहा है इंडिया में, क्योंकि वो रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, इससे नई ट्रेनें बाय कर रहे हैं, डिफरेंट कंट्री से बाय कर रहे हैं और उसमें नए नए एक्सपेरिमेंट जो है ना वो कर रहे हैं और खुद बना रहे हैं अपने मुल्क में मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स यूज़ करते हुए वो मेड इन इंडिया चीज़ें बना रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि खबर सुनने में आई है कि पाकिस्तान की जो ट्रेन्स हैं उनके पास सिर्फ 3 दिन का पेट्रोल बचा है। अगर 3 दिन तक उन्हें पेट्रोल प्रोवाइड ना किया गया तो पाकिस्तान की जो रेल गाड़ियाँ हैं वो बंद हो जाएंगी। क्या कहेंगे, आपने ये खबर सुनी है? एग्जैक्टली इवन के नाउ डेज तो वैसे भी पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट के जो है ना वो बहुत सारी जो है ना वो रूमर्स जो है ना वो गर्दिश कर रहे हैं। और जहाँ तक देखा जाए पाकिस्तान के पास डॉलर्स है नहीं है, तो ट्रेन जो है ना वो हैवी जो है ना फ्यूल कंजम्पशन जो है ना वो करती हैं। और जहाँ पे दूसरी इंडस्ट्रीज़ के लिए भी जो है ना वो यही चल रहा है, वहाँ पे ट्रेन के लिए भी यही है। लेकिन ये है कि अगर इनकेस ट्रेन पहले जो है ना वो लॉस में चल रही हैं, वो बंद हो जाती हैं, तो उन पे जितने भी रेलवे के मुलाजमीन हैं उनको जो है ना वो पे करना पड़ेगा। तो ये एक हैवी लॉस है, आई थिंक सो। मुझे ये बताएं कि जो रेलवे का निज़ाम होता है वो किसी कंट्री की कहा जाता है कि बैकबोन होता है, ठीक है, किसी कंट्री को बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करके देता है। अगर इसी तरह आपने अभी बात की इंडिया की, तो इंडिया की डेफिनेटली जो ट्रेन सिस्टम है, जो रेलवे सिस्टम है, वो बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है। उसके बरक्स पाकिस्तान का जो है वो खसारे का शिकार हो रहा है। तो किस तरह से हम अपने रेलवे के निज़ाम को बेहतर कर सकते हैं ताकि हमारा जो मुल्क है वो मौशी बहरान से निकल सके? बेसिकली ये है कि फैसिलिटेशन प्रोवाइड करने से है। देख लें कि जो रेलवे का सिस्टम है ना वो बैकबोन कहा ही इस वजह से जाता है क्योंकि वो आपका उसका डायरेक्ट कनेक्शन जो है ना, ये पर्सनल व्हीकल जो है ना वो बाहर इतनी यूज़ नहीं की जाती। वहाँ पे जो है ना वो प्रेफर करते हैं कि वो ट्रेन पे जो है ना वो ट्रैवल करें। इससे क्या होता है कि आपका जो पोल्यूशन है ना वो भी कम होती है और जो ये फ्यूल की कंजप्शन है ना ये भी कम होती है। लेकिन यहाँ पे बेसिकली ऐसी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड ही नहीं रेलवे में की जाती जिससे जो है ना वो लोग अट्रैक्ट हो और लोग अपनी पर्सनल व्हीकल छोड़ के ना ट्रैवल करना जो है ना वो ट्रेन पे पसंद करें। अब इंडिया में एज कंपैरिजन वो कहीं पे भी एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना हो तो वो ज़्यादातर कहते हैं कि भाई जो है ना वो एज सच जो है ना वो पर्सनल व्हीकल से जो है ना वो ट्रेन बेटर है। इन ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है ना वो ये चीज़ यूज़ की जाती है। इवन लॉजिस्टिक के लिए जो है ना वो यूज़ की जाती है कि कहीं पे भी बिजनेस बहुत ज़्यादा डिपेंड करता होता है ट्रेन पे। जब आपको चीज़ें जो है ना वो एक जगह से दूसरी जगह पहुँचानी हो उसके लिए अगर आप जो है ना वो ट्रेन यूज़ करें क्योंकि ये फास्टेस्ट वे है। आपको वीडियो कैसा लगा और आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं, आप नीचे कमेंट करके हमें बताएं। आज के लिए इतना